हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चित्रा और आज आप लोग पढ़ रहे हैं भावना एजुकेशन हब के साथ। देखिए, सामने जो डिटेल्स आपके सामने दी हुई हैं ये क्या है? आरबीसी एनटीपीसी। जी हाँ, 2025 में आने वाला आरबीसी एनटीपीसी एग्जाम आपका जो वेट कर रहा है आपकी ज्वाइनिंग लेटर के साथ, वो कैसे आप ज्वाइनिंग लेटर लेंगे। कि हमारा जो बैच है वंदे भारत बैच, कहाँ पर है ये बैच? ये बैच है आपका भावना एजुकेशन हब पर। और भावना एजुकेशन हब एप्लीकेशन आपको फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वंदे भारत बैच जो होगा, इसके साथ आप लोग अपने साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एनटीपीसी की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको भावना एजुकेशन हब पर जाकर हमारा ये बैच लेना है। और देखिए, इस बैच का जो प्राइस है वो है 999 में। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ स्टार्टिंग कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए ये बैच का एक बढ़िया ऑफर है जो 299 में है, तो कोशिश कीजिए आप जल्दी से जल्दी इस बैच को लीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाएं, ताकि आप कम अमाउंट में वो प्रिपरेशन कर सके जिससे आपके हाथ में आपका होगा एनटीपीसी एग्जाम का क्वालिफाई रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा पहले कि क्या होता है ब्लड। आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा क्या होता है ब्लड। आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा क्या होता है ब्लड। देखो, ब्लड सबको पता है, ब्लड होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो ब्लड है। सबको पता है, कट लगाएंगे तो एक रेड कलर का लिक्विड जो हमारी बॉडी से निकलता है ना, हिंदी में बोलते हैं रक्त, रुधिर और ब्लड। नॉर्मल भाषा में इसको खून बोलते हैं, है ना। आज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, ब्लड के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मतलब हमने इससे पहले की क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए पहले का सिर्फ एक 2 मिनट का रिवीजन हम लोग फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी स्टडी की, स्टडी ऑफ ब्लड। क्या होता है स्टडी ऑफ ब्लड? स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, इसमें मैंने बोला था ये जो HAEM हिम है वो किस चीज को शो करता है साइंस में, तो याद रखना वो रिलेट करता है आयरन से, यानी कि, और आयरन कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? ब्लड में। तो याद रखना, जहां पर भी ये वर्ड बार बार मैं इस चीज को बता रही हूँ, जहां पर भी ये वर्ड आपके सामने आएगा उसको ब्लड से ही रिलेट किया जाता है साइंस में। ठीक है, उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था सीरम। ठीक, सीरम में हमने क्या पढ़ा था? जितने भी प्लाज्मा हैं उसके अंदर से जो भी क्लॉट करने वाले प्रोडक्ट हैं उनको हटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा हमारा सीरम। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्लड जो है वो 2 टाइप का होता है। ब्लड के टाइप्स को मैंने या ब्लड के टाइप्स को रहने दीजिए, मैंने पूरे ही ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पूरे ब्लड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वो 2 पार्ट कौन से थे? तो वो थे लिक्विड और सॉलिड। ठीक, लिक्विड में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। ठीक, और सॉलिड के अंदर जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में आती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो इसमें हमने पढ़ा था, देखो, प्लाज्मा क्या ऐसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर। कितना? ऑलमोस्ट 90% इसके अंदर वाटर होता है, बल्कि 90 से ज्यादा ही होता है। आप 90 मान के चलिए, 90% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावा कुछ ग्लूकोज इसके अंदर होता है, उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। उसके अलावा इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा और क्या होता है? तो मैंने आपको बताए थे कुछ प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स कौन से थे? तो वो प्रोटीन्स थे भाई, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन,
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और थ्रोम्बिन। देखो थ्रोम्बिन के अंदर मैंने एक और बताया था, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन, ये सारे के सारे प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो ये येलोइश कलर का होता है। किस कलर का होता है प्लाज्मा? देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें मैं कुछ येलो कलर फिल कर देती हूँ, है ना, कुछ येलो कलर फिल कर देती हूँ। इस कलर का होता है प्लाज्मा, ठीक है, किस कलर का होता है? तो ये होता है येलोइश, येलोइश। अब मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कलर है ना, कुछ ना कुछ कलर है, तो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होता है। तो येलोइश कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो मैंने आपको बताया था बिलीरुबिन। येलोइश कलर किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर येलोइश कलर देता है। और बनाता कौन है इसको? इस बिलीरुबिन पिगमेंट को कौन बनाता है? तो इस बिलीरुबिन पिगमेंट को बनाता है लीवर, यानी कि यकृत। इस बिलीरुबिन पिगमेंट को बनाता कौन है? लीवर बनाता है, यानी कि यकृत। ये था जो आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ना था, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा का फंक्शन, प्लाज्मा का फंक्शन, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? पीएच वैल्यू मेंटेन करना, पीएच वैल्यू मेंटेन करना, ठीक, पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, यानी कि पीएच वैल्यू ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, जैसी होती है वो होनी चाहिए। अब होती कितनी है भाई? पीएच वैल्यू होती कितनी है भाई ब्लड की? तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, 7.4 होती है। तो ये किस नेचर का हुआ? स्लाइटली बेसिक नेचर का हुआ, है ना। बहुत ज्यादा बेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? या तो ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। गाढ़ा होने से भी हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत हो जाती है और पतला होने से भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही होती है, ठीक है। सबको पता है कि गाढ़ा होने से और पतला होने से क्या बॉडी में प्रॉब्लम होती है। देखो अगर पतला होगा, देखो एक चीज और है कि प्लाज्मा अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, यानी कि एक ऐसा पिगमेंट जो बिलीरुबिन है, और अगर लीवर ने इस बिलीरुबिन पिगमेंट को बहुत ज्यादा बनाया, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी हमारी बॉडी के अंदर, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी वजह से ही होगी, है ना। अब जैसे आपने एक बीमारी सुनी होगी पीलिया, जॉन्डिस बीमारी, उसमें क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पीलापन आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पीलापन आता है, आंखें पीली हो जाती है, नेल्स पीले हो जाते हैं, है ना, किस वजह से? तो ये जो बिलीरुबिन है ना, लीवर जो बिलीरुबिन बना रहा है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे और प्लाज्मा की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड बहुत पतला होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जॉन्डिस बनना शुरू हो जाता है। और जॉन्डिस के अंदर प्लाज्मा कम हो गया है, बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना, और उससे क्या होता है? धीरे 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 ब्लड बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और जो कि किसके लक्षण है? एक तरीके से जॉन्डिस के लक्षण है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, प्लाज्मा और क्या कराता है? प्लाज्मा क्या कराता है? प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन काम है ब्लड क्लोटिंग का, वो प्लेटलेट्स का होता है, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। अब है आरबीसी। अब अगर मैं बात करूं आरबीसी, आरबीसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नाम एरिथ्रोब्लास्टिक, एरिथ्रोब्लास्टिक या एरिथ्रोसाइट, सॉरी नॉट ब्लास्टिक, एरिथ्रोब्लास्टिक इज अ डिजीज जो कि आरबीसी से होती है। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्टिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या बताया था मैंने? एरिथ्रोसाइट्स बताया था। आरबीसी की फॉर्मेशन या पूरे ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? पूरे ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो ब्लड की फॉर्मेशन होती है हमारी, ब्लड की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, ठीक है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। किसमें होती है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी से रिलेटेड इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का था? तो 120 दिन का था। इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का था? 120 दिन का था। इसकी डेथ कहाँ होती है? ये कहाँ पर जाकर डेथ होती है इनकी? तो स्प्लीन में होती है। कहाँ पर जाती है? स्प्लीन में और लीवर में, दोनों में, स्प्लीन में और लीवर में दोनों में ही होती है। लीवर में जो जाती है वो परमानेंट डेड हो जाती हैं, और स्प्लीन में जो जाती हैं वो डेड होने के बाद
कुछ सेल्स उसके अंदर रीजनरेट होती हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों में डेथ होती है इनकी, तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड। इनको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड या फिर आरबीसी। ठीक है। उसके अलावा रीजनरेशन रीजनरेशन कहाँ पर होता है? तो स्प्लीन में होता है। रीजनरेशन कहाँ पर होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में कुछ सेल्स रीजनरेट होती है और वहीं पर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। स्टोर हो रही हैं तो इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी या फिर ब्लड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी या फिर ब्लड बैंक ऑफ ब्लड किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का फंक्शन क्या था? तो ये क्या करती थी? ट्रांसपोर्ट करती थी हमारी बॉडी में। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसको? O2 को और CO2 को। O2 को किस फॉर्म में करती हैं? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताया था मैंने, और CO2 को HbCO2 यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इनके फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर O2 और CO2 को ट्रांसफर किया जाता है। आरबीसी कैरी करती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हमने क्या? आरबीसी के कम होने पर और ज्यादा होने पे, आरबीसी का कम और ज्यादा ये दोनों होने से बीमारियां मैंने आपको बताई थी। आरबीसी के कम होने से और ज्यादा होने से बीमारियां बताई थी। ये है ज्यादा और ये है आरबीसी कम। ठीक है। आरबीसी के कम होने से और आरबीसी के ज्यादा होने से हमने कुछ बीमारियां डिस्कस करी थी। तो देखो, आरबीसी के ज्यादा होने से पॉलीसाइथेमिया नाम की एक बीमारी हमने डिस्कस करी थी। पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया नाम की एक बीमारी हमने डिस्कस करी थी। और आरबीसी के कम होने से, आरबीसी के कम होने से क्या होता है? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया एरिथ्रोसाइटोपिनिया ये बीमारी हुई थी। इसके अलावा हमने आरबीसी से रिलेटेड एक बीमारी और पढ़ी थी, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है? आरबीसीज किस फॉर्म में आ जाती है? हाफ मून की फॉर्म में आ जाती है। हाफ मून की फॉर्म में आ जाती है। इसमें आरबीसीज क्या होती हैं? हाफ मून की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। ये सारा हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? डब्ल्यूबीसीज पढ़ा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? डब्ल्यूबीसीज पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में हमने क्या पढ़ा था? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वाइट ब्लड सेल। इसको बोला जाता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल साइंटिफिक नाम क्या था इसका? ल्यूकोसाइट। साइंटिफिक नाम था इसका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा था? लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन का हमने इसके अंदर पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। हमने मेन चीज पढ़ी थी इसमें इसके टाइप्स। इसमें हमने मेन चीज पढ़ी थी इसके टाइप्स, जो कि कितने थे? 5 हमने पढ़े थे। वो टाइप्स हमने कौन कौन से पढ़े थे भाई? वो टाइप्स हमने पढ़े थे, पहला बेसोफिल्स बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स, तीसरा हमने पढ़ा था इयोसिनोफिल्स, चौथा मोनोसाइट्स, और पांचवा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स। ठीक, ये 5 टाइप्स हमने पढ़े थे। इसमें जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम होती हैं। ठीक। और जो बेसोफिल्स होती हैं वो सबसे मिनिमम होती हैं, सबसे कम होती हैं। सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन कौन सी होती हैं? ये दोनों होती हैं। ठीक है। और ये दोनों काम क्या करती हैं? पहले तो आप ये देखिए डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। हमें क्या करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक, इम्यूनिटी प्रदान करती है। हमें इम्यूनिटी
प्रदान करती है। WBC क्या करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है कि जो हमें लड़ने में मदद करती है। किससे लड़ने में? जो बाहर ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल करते हैं हमारी बॉडी को, है ना, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इम्यूनिटी प्रदान करती है यानी कि लड़ती है। लड़ती है तो इसको क्या क्या बोला जाता है? फाइटर सेल बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? सोल्जर सेल बोला जाता है। उसके अलावा और क्या बोला जाता है? बॉडीगार्ड सेल बोला जाता है। ये तीनों उसको बोला जाता है क्योंकि हमारा रक्षण कर रही है। किससे रक्षण कर रही है? हमारी बीमारियों से। ठीक है, अब बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का क्या था? बेसोफिल्स किससे हमें हेल्प करती है? एलर्जी। बेसोफिल्स क्या करती है? एलर्जी। एलर्जी से हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस आ रहा है जो एलर्जी बना रहा है ना, उससे लड़ेगी और एलर्जी से हमें बचा कर रखेगी। बेसोफिल्स वो काम करती हैं। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? न्यूट्रोफिल्स करती हैं बैक्टीरिया और फंगी या फंगस, उन दोनों से हेल्प करती हैं। बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इओसिनोफिल्स किससे प्रोटेक्ट करती हैं? तो पैरासाइट। पैरासाइट्स यानी कि जो परजीवी होते हैं उनसे हमारा रक्षण करती हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मैंने दो टाइप की बताई थी आपको। लिम्फोसाइट टी सेल बताई थी और मैंने बताई थी बी सेल। उसके अलावा लिम्फोसेल का मेन काम क्या होता है? लिम्फोसेल का मेन काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये लिम्फोसाइट का मेन काम होता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन दोनों को क्या करती हैं? मोनोसाइट लिम्फोसाइट इन दोनों को कहा जाता है मेमोरी सेल। इनको क्या कहा जाता है? मेमोरी सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन फ्यूचर में आने वाले बैक्टीरिया वायरस से पहले ही एंटीबॉडीज बनाकर हमारी हेल्प कर देती है। मतलब होता क्या है, जैसे कोई ऐसी बीमारियां हैं जिन जो हमें नहीं होती लेकिन फिर भी हम उनका इंजेक्शन लगवाते हैं। बच्चा होता है तो उसको पहले से इंजेक्शन दिया जाता है BCG वगैरह का। पोलियो की दवाई है, पोलियो हो तो नहीं रहा फिर भी हम लोग दवाई पीते हैं, है ना। तो क्यों पीते हैं? ताकि इन फ्यूचर में अगर ये वाली बीमारियां कॉज करने का कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे मोनोसाइट लिम्फोसाइट को एक्टिव करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके और हमें उससे बचा सके। इसीलिए वो वैक्सीन हम लोग पहले से लगवा लेते हैं। ठीक है, अब कोरोना वायरस जब हुआ था, कोरोना वायरस में वो सब लोग बच गए थे जिनकी WBC स्ट्रांग थी। ठीक है, जिनकी WBC पहले ही बहुत वीक थी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, तो उसको कोरोना वायरस हैवी हुआ उसके ऊपर और उसको ले चला। लेकिन होता क्या है, हमने क्या किया, कुछ लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली, हुआ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमने पहले से ही 1 डोज 2 डोज 3 डोज सबने लगवा रखी है ना। तो 3 डोज लगवाने के बाद क्या हुआ कि अब कोरोना वायरस आएगा तो अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना, अब हमें वो कुछ नहीं कहेगा। एक्चुअली होगा क्या, वैक्सीन से हमारी बॉडी के अंदर अब जो वायरस हमारी बॉडी में आएगा, कोविड कोरोना वायरस जो है, उसके अगेंस्ट फटाफट से एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्योंकि जब जब ये नया नया था, है ना, अगर देखो कोई हमारी बॉडी है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई एक बॉडी है, ठीक, ये एक बॉडी है, इसके अंदर बाहर से कोई पार्टिकल आएगा। सपोज इसके अंदर बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है, ये कोई न्यू पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज कर लो कि ये कोविड ही है, कोरोना वायरस है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है। ठीक, अब हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो लिम्फोसाइट बनाती है, वो इन चीजों के लिए बनाती हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल, जो एलर्जी बैक्टीरिया वायरस है ना, इन सब से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन सब से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोविड वायरस जो है वो एक नया पार्टिकल्स है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आसानी से नहीं बनेंगी, है ना। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जैसे आपको कुछ, जैसे आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, है ना, आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट आया, तो आप तब तक उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे जब तक उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया नहीं जाएगा, या फिर आप अपने मन से कुछ भी फटाफट से करते चले जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। सेम यही काम है, लिम्फोसाइट को जब तक बताया नहीं जाएगा कि ये कोई बाहर का पार्टिकल है, हार्मफुल है और इसको मारना है, तब तक वो उसको एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, कोविड वायरस एक न्यू पार्टिकल था, फॉरेन पार्टिकल था, हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी के अंदर आया और जितने भी RBCs थी,
WBCs थी, जितनी भी RBCs थी, WBCs थी, उन सबको अटैक किया और जो वायरस था वो ज़्यादा हावी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाया लिम्फोसाइट, और जो एंटीबॉडीज बन रही थी नॉर्मली इससे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स के थ्रू जो एंटीबॉडीज बन रही थी वो कोविड से नहीं लड़ सकती थी, ठीक है, क्योंकि वो कोविड से लड़ने वाली एंटीबॉडीज नहीं थी, वो तो नॉर्मल वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज थी। तो इसीलिए कोविड हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल रहा। कोविड क्या रहा? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहा, ठीक। और जिसके अंदर WBC पहले ही कम थी उसको तो कोविड अपने साथ ही ले गया, है ना, उसको तो कोविड अपने साथ ही ले गया परमानेंट। लेकिन फिर भी जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग WBC थी उसने वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज अच्छी वाली बना ली थी, है ना, तो वो फिर भी बच गया, अब हमने वैक्सीन लगवा ली, अब मेरी बॉडी में वैक्सीन, अब कोविड आएगा तो वो नॉर्मल फ्लू यानी कि नॉर्मल जो कोल्ड कफ होते हैं उसके थ्रू मेरी बॉडी में आएगा। मुझे थोड़ा बहुत जुकाम होगा, शायद थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा बहुत फीवर हो जाएगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। इस तरीके से काम करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब उसको पता है कि भाई ये अब नया नहीं है, ये हार्मफुल पार्टिकल है जो बॉडी को हार्म कर देगा। अब लिम्फोसाइट फटाफट से वही वाली एंटीबॉडीज एक्चुअल बना देगी जो वायरस यानी कि स्पेशली कोविड से, कोरोना वायरस से लड़ेगी। तो अब अगर कोविड हमारी बॉडी में आता है तो हम लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो सेफ हैं, और जिन्होंने नहीं लगवा रखी है उनकी WBC भी वीक है, उनको फिर भगवान भरोसे, है ना। और ऐसे ही कोविड के अलावा अगर कोई और नया सा कोई वायरस आता है, फिर कोई बीमारी आती है, तो वो भी सेम ऐसे ही वर्क करेगी जैसे कोविड ने वर्क किया है। पहले आएगी क्योंकि बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड या उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं है। अब सपोज कोई नई बीमारी आई, कोई नया वायरस आया, मेरी बॉडी के अंदर आया, मैं बीमार हो गई, मेरी WBC वीक है, तो मुझे वो ले चलेगा अपने साथ। और अगर मेरी WBC बढ़िया है, अच्छे स्ट्रांग है, मैंने बहुत अच्छे से अपनी WBC पे खाते पीते बहुत बढ़िया कर रखी है, उनको स्ट्रांग कर रखी है, तो जो नॉर्मल वायरस की अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम करती हैं वो एंटीबॉडीज उसके ऊपर काम कर जाएंगी, तो वो वायरस मुझे बीमार तो करेगा, है ना, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएगा। और अगर उस वायरस से पहले मैंने उस वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन या टीका या जो भी इंजेक्शन होता है वो मैंने अगर अपनी बॉडी में करवा रखा है सेट, तो फिर तो मुझे कुछ नहीं होगा। यानी कि अब लिम्फोसाइट को पता है अब जो स्पेशल वायरस आने वाला है वो बॉडी में आया तो स्पेशल एंटीबॉडीज ही बनेंगी उससे लड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे वर्क करती है लिम्फोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट को एक्टिव कर देती है ताकि वो उसके अगेंस्ट उसको बताती है अरे भैया कोई नया पार्टिकल आ गया, अब उसके अगेंस्ट क्या करना है, फटाफट से एंटीबॉडीज बनाओ, उसको भगाना है ना। तो इस तरीके से काम करती हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इसलिए इनको मेमोरी सेल बोला जाता है कि भविष्य में कोई भी पार्टिकल आने वाला है तो उसके अगेंस्ट भी हमें एक्टिव रहना है और काम करना है, ठीक है। उसके अलावा WBC का कम होना और ज्यादा होना, देखो WBC का कम होना और ज्यादा होना, WBC का ज्यादा होना, WBC ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि WBC ज्यादा है तो इम्यूनिटी सिस्टम और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, नहीं, इससे भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। WBC जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, 8,000 से 10,000 होती है हमारी बॉडी के बीच में, थाउजेंड्स में होती है, इतनी ही होनी चाहिए। अगर वो कई थाउजेंड बन गई, 50,000 के आसपास बन गई, लाख में बन गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या हो जाएगा फिर क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, देखो दो स्टेजेस मैंने आपको बताई थी WBC कम और ज्यादा होने से। WBC ज्यादा होने से ल्यूकोसाइटोसिस मैंने एक बीमारी बताई थी, ल्यूकोसाइटोसिस मेडिकल में इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, मेडिकल में इसी स्टेज को बोला जाता है ल्यूकेमिया, इसी स्टेज को बोला जाता है ल्यूकेमिया। और ये ल्यूकेमिया वो वाली स्टेज होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कैंसर, डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई ल्यूकेमिया स्टेज है, यानी कि ओहो कैंसर लिखना है मुझे, बार बार मैं ब्लड ही लिखे जा रही हूँ, बोल देते हैं कि भाई कैंसर है। जब भी ल्यूकेमिया वाली स्टेज आती है तो बोलते हैं भाई कैंसर है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो WBC ज्यादा होने से होता है। ज्यादा हो जाएंगी, भाई लड़ने की आदत है इनको, ज्यादा हो जाएंगे तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ेंगे, अपनी ही सेल्स को डैमेज कर देंगे, अपना ही इम्यून सिस्टम क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, ठीक है। और जैसे ही सेल्स आपस में लड़ेंगी उनका क्लॉट जमना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। पहले तो ये ल्यूकोसाइटोसिस बीमारी के नाम से इसका इलाज हो जाएगा। अगर ये बीमारी नहीं पता चली या कोई एक्शन टाइम पर नहीं लिया गया तो क्या हो जाएगा, यही बीमारी आगे जाते 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 ल्यूकेमिया स्टेज बन जाएगी और उसको
कैंसर फॉर्म, अगर ल्यूकेमिया स्टेज है तो यानी कि कैंसर बीमारी है ही है। दूसरा, WBC कम होती है, WBC कम होंगी तब भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। WBC कम होगी तब भी कुछ ना होगा, कम होगा तो क्या होगा भाई, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी इंसान बनना बीमार होना शुरू हो जाएगा, उसको बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, इसको बोला जाता है ल्यूकोपेनिया, इस स्टेज को बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। ये पढ़ा था हमने पूरा WBC के बारे में। WBC के बाद हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स, WBC के बाद हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स, WBC के बाद हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। WBC के बाद क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोला जाता है, सेम है, ब्लड में बनती है, मतलब ब्लड जहाँ पर पूरा बनता है सारी चीजें वहीं बनती हैं, ठीक है, वहीं पर जाकर डेथ होती है। नॉर्मल तरीका है, बस एक RBC होती है जो स्किन में जाकर डेथ होती है, ठीक है, बाकी सारी नॉर्मल ही होती हैं, कुछ टाइम वर्क करती हैं, ब्लड में मर जाती हैं, फिर से कुछ टाइम वर्क करती हैं, ब्लड में मर जाती हैं, वहीं पर रीजनरेट हो जाती है। प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लॉट कराना, ब्लड क्लॉटिंग का। प्लेटलेट्स का मेन काम था ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड यानी कि खून, क्लॉटिंग यानी कि जमा देना, खून को जमा देने का काम करती है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो बताया था मैंने विटामिन के, एक मैंने बताया था आपको कैल्शियम, और कुछ मैंने आपको बताए थे प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स ध्यान रखना है कौन से होते हैं, थ्रोम्बिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक ही तरीके से काम करते हैं, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन, ये दोनों मिलकर भी एक तरीके से ही काम करते हैं। और इसके अंदर जो मेन होता है, आपसे जो मेन पूछाएगा वो पूछा जाएगा कौन सा वाला मेन प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन होता है। वो कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन होता है। यही प्रोटीन्स हैं जो आपके काम करते हैं, ठीक है, मेन है फाइब्रिनोजन। और भी ये थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन के आगे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन, फाइब्रिन के बाद फाइब्रिनोजन हो गया, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। उसके अलावा एक मैंने क्या बताया था, बीमारी आपको बताई थी, प्लेटलेट्स अगर नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हीमोफीलिया करके मैंने एक बीमारी बताई थी, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नाम से एक बीमारी थी। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो जाती हैं, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो अगर आपको चोट लगी है तो खून बहना शुरू हो जाएगा, खून अपने आप नहीं रुकेगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि थोड़ी सी चोट लगी है और खून निकल रहा है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है ना, वो डार्क हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारे कोहनी में, हमारे घुटने में फूटे पड़े रहते थे, और थोड़ी देर बाद उसमें वहां पे जाके खुरंट जम जाता है, और 2-3 दिन तक उस खुरंट से खेलते ही रहते थे, उसको हटाने की कोशिश रहती थी, है ना, एक दिन आधा हट गया, एक दिन और हट गया, लास्ट में बिल्कुल एकदम से हटाते थे, है ना। तो वो क्या होता है, वो अपने आप ही खून निकलता है, हम कुछ वो थोड़ी करते हैं वहां पर कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं या उससे कुछ कर रहे हैं, नहीं, खून बहता है, थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुकना बंद हो जाता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग अपना ये प्लेटलेट्स अपना काम करती हैं, ब्लड सेल्स अपना काम करती हैं, सारी चीजें मिलकर ब्लड क्लॉट करा देती हैं, तो वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में। और हीमोफीलिया के अंदर ये प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो जाती हैं। ये हीमोफीलिया सबसे पहले एक बीमारी किसको हुई थी, इसको एक रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज बोला था, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी वो एक रॉयल फैमिली से थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर एंटी क्लॉटिंग केमिकल या प्रोटीन पाया जाता है ना, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। अब क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर हैं तो बॉडी के अंदर ही ब्लड क्यों नहीं जम जाता, तो एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन था, क्या नाम था उसका, हेपेरिन, हेपेरिन या हैपरिन,
हिपैरिन या हैपरिन इसको प्रोनाउंस करते हैं, हिपैरिन करके या हैपरिन करके। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकता है, बल्कि जब चोट लगती है और बाहर ब्लड निकलता है, जिस रास्ते से ब्लड बाहर निकल रहा है वहां पर क्लॉट होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जहां पर जरूरी है सिर्फ वहीं पर क्लॉट कराता है, बॉडी के अंदर या कहीं ऐसी जगह क्लॉट नहीं कराता। इतना हमने पढ़ा था ब्लड्स के बारे में। ठीक है, हाँ अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, क्या होता है ब्लड ग्रुप? क्या होता है ब्लड ग्रुप? ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से ब्लड होते हैं? एक होता है ए, तो अलग ही कलर से देखते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपने सुना होगा मेरा ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, 3 है ना? तो याद रखना ए, बी और ओ, ये 3 ब्लड ग्रुप हैं जो सबसे पहले पता चले थे कि 3 ही तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ओ। इसी से ही सारे ब्लड ग्रुप्स बने हैं, ए बी ओ। ठीक है, अब ये बताया किसने था? तो याद रखना ये बताया था हमें लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने बताया था ये हमें, लैंड स्टीनर ने इस वाले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, ये क्या है? ब्लड ग्रुप है, 3 है इसके अंदर, ए बी और ओ। अभी इसके अंदर ए बी नहीं है, याद रखना अभी इसके अंदर ए बी नहीं है। अब आपसे पूछा, वैसे तो जो सन होते हैं वो बायोलॉजी में कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना 1900 में इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। और इसके 30 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 1930 में इनको इसके लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। इसलिए इसको क्या, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। 30 साल बाद नोबेल प्राइज जाकर मिला है किसको? लैंड स्टीनर को। किस चीज के लिए? ब्लड ग्रुप बताने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ए बी और ओ, अभी तक मैंने ए बी के बारे में नहीं बोला। अब एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ए बी ग्रुप के बारे में बताया। एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ए बी ग्रुप के बारे में बताया। ये बोला कि एक अलग है और ये कैसे काम करता है, या किसने बताया था? ये बताया था डी कैस्ट्रोलियो, स्पेलिंग स्टेलियो एंड डी कैस्ट्रेलियो, डी कैस्ट्रेलियो या सस्ट्रेलियो, कैस्ट्रेलियो सस्ट्रेलियो करके ही स्पेलिंग आपकी एग्जाम में आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर? आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर? क्योंकि देखो बायोलॉजी की जो टर्म्स है ना, वो अलग अलग बुक्स के अंदर ना अलग अलग स्पेलिंग्स में दी गई हैं, है ना? तो आप अगर ये सोचोगे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग है, वहां पर वो स्पेलिंग है, देखो बायोलॉजी के अलग अलग बुक्स को पढ़ने से आपको टर्म्स में, स्पेशली इंग्लिश में, हिंदी में तो सही तरीके से लिखी जाती है, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग्स में बहुत वो होते हैं अलग अलग। जैसे ल्यूकोसाइड में मैं बार बार सी ओ लगा रही हूँ, किसी किसी बुक में के ओ भी होता है ना? तो आप उसके ऊपर मत जाइएगा, आपको बस ये देखना है कि चीजें सेम है। ल्यूकोसाइड में सी ओ भी यूज होता है, कि किसी किसी बुक में ल्यूकोसाइड में सी के ओ भी काउंट होता है। तो इसका नाम क्या है? डी कैस्ट्रेलियो एंड स्टर्ली, एंड स्टर्ली, एंड स्टर्ली, डी कैस्ट्रेलियो एंड स्टर्ली। स्टर्ली नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ए बी के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था? ए बी के बारे में बताया था। अब हम कुछ जानेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या होता है। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी।
बार बार आप एंटीबॉडी को तो सुन ही रहे हैं WBC की साथ साथ। अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की। ये होते क्या हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज होते क्या हैं? देखो, एंटीजन को AG माना जाता है और एंटीबॉडी को AB। ठीक, एंटीजन और एंटीबॉडीज AB और AG से बोले जाते हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है, एंटीजन को बोला जाता है प्रतिजन। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिजन और इनको बोला जाता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी। एंटीबॉडीज तो वैसे भी प्रतिरक्षी हैं, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा कर रही हैं किससे? बीमारियों से। एंटीजन क्या है? अब देखो, सबसे पहले तो ये बने किस चीज के होते हैं? सबसे पहले तो ये बने किस चीज के होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन के। किस चीज के? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी और ये भी। ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज। और क्या डिफरेंस है इनमें? कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये हमारी RBC पर होते हैं। जैसे ये क्या है? हमारी एक RBC है, ये है हमारी RBC। ठीक, RBC के ऊपर क्या किया? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने एक RBC की सेल ली, माइक्रोस्कोप में देखा और देखा सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पर कॉर्नर्स पर, है ना, स्ट्रक्चर मिल रहा है कुछ ना कुछ। क्या? RBC के कॉर्नर पर कुछ ना कुछ लगी हुई होती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को क्या बोला जाता है? एंटीजेंस बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? एंटीजेंस बोला जाता है। ठीक है, जो RBC की सेल पर लगी होती हैं, RBC के चारों तरफ लगी हुई होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? एंटीजन बोला जाता है। तो फिर ये कहाँ लगी हुई होती हैं? तो ये प्लाज्मा में लगी होती है। प्लाज्मा, WBC या प्लाज्मा, WBC या फिर प्लाज्मा में लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये किस में होती हैं? तो WBC में या फिर प्लाज्मा में। ये या तो प्लाज्मा में मिलेंगी आपको और WBC में भी मिल सकती हैं। ये इसके ऊपर लगी हुई होती हैं इस तरीके से। WBC और प्लाज्मा के स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर कुछ लगा है तो वो एंटीबॉडीज हैं। ठीक, और अगर RBC के स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर लगा हुआ है तो वो क्या है? वो है एंटीजेंस। ठीक, ये है, और कुछ नहीं है। पूछा क्या जाएगा आपसे? आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ये जो एंटीजेंस या एंटीबॉडीज होते हैं किस चीज के बने होते हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं एक तरीके के। ठीक है, पर इनका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब इन दोनों में से दो एंटीजन है हमारी बॉडी के, दो चीजें हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड पार्टिकल्स, एक एंटीजन और एंटीबॉडीज। दो ब्लड पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो एंटीजन्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जो एंटीजन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि अब हमें क्या करना है। अब हमें देखना है कि ब्लड ग्रुप क्या है और क्या नहीं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप। इसको अलग कलर से देखते हैं। ब्लड ग्रुप, यहाँ पर एंटीजन, यहाँ पर एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पर रिसीव, कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा, और यहाँ पर डोनेट, कौन सा ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड, है ना।
ये चीज़ पढ़ते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। इसी टेबल, बस आपको इसी टेबल को लर्न करना है और कुछ नहीं करना है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पहले बात करते हैं। पहला ब्लड ग्रुप है आपका, पहला ब्लड ग्रुप है आपका ए, दूसरा लेते हैं बी, तीसरा ओ और चौथा ए बी। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है कौन सा नहीं। ए बी ओ और ए बी। ठीक, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वही सेम ब्लड ग्रुप होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी ली और आरबीसी के अंदर, आई होप कि साउंड एकदम क्लियर होगा, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन किस पे पाया जाता है, आरबीसी की स्ट्रक्चर के ऊपर पाया जाता है। आरबीसी की स्ट्रक्चर के ऊपर अगर जो भी एंटीजन पाया जा रहा है, ए है, बी है, या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर दोनों है ना, दोनों है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, आरबीसी है। ठीक, आरबीसी के ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ एंटीजन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एंटीजन्स हो रहे हैं। हो सकता है एंटीजन ए हो। अगर एंटीजन ए है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ, आपको ज्यादा सही रहेगा। देखो ये है आरबीसी, और आरबीसी के कॉर्नर पर जो एंटीजन्स पाए जा रहे हैं ये कौन से हैं, ये हैं आपके एंटीजन ए। एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, सपोज ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी है, ब्लड सेल्स हैं। ठीक, और इसके स्ट्रक्चर्स पर कुछ सेल्स पाई जा रही हैं, सेल्स नहीं मतलब इस सेल के स्ट्रक्चर पर कोई एंटीजन पाया जा रहा है और वो एंटीजन है बी। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। ऐसे ही फिर से आरबीसीज ली, ऐसे ही फिर से आरबीसीज ली। ठीक, अब इसके अंदर जो आरबीसीज हैं इसके अंदर क्या है, कौन कौन से एंटीजन्स हैं हमें ये देखना है। ठीक है, कौन कौन से एंटीजन्स हैं। इस बार इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। सेम ऐसे ही फिर से आरबीसीज ली, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिले। ठीक, इसकी इस सेल के बॉर्डर पर, कॉर्नर्स पर हमें कुछ स्ट्रक्चर मिले, और ये स्ट्रक्चर कौन से थे, जिसमें ए बी दोनों थे, जिसमें ए बी दोनों थे। तो यानी कि एंटीजन क्या है, ए बी दोनों है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो एक क्वेश्चन में आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपको इस चीज़ की भी नॉलेज है, आपको उस चीज़ की भी नॉलेज है। जैसे कि वो सीधा ये नहीं पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा या एंटीबॉडी क्या होगी। आपसे ये पूछेगा कि अगर आरबीसी के ऊपर, अगर आरबीसी की स्ट्रक्चर के ऊपर ए नाम का कोई ब्लड पार्टिकल है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ए पार्टिकल है तो यानी कि एंटीजन ए है, सेम ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन होते हैं वही सेम ब्लड ग्रुप होते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं इनके अगेंस्ट, इनके अपोजिट। तो एंटीबॉडीज हमेशा जो भी ब्लड पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनती हैं, है ना। तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बना, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बना। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, ए बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, और अगर एंटीजन दोनों हैं, ए बी दोनों हैं, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक, इतना पता चला।
इतना पता चला, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रिसीव कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। देखो अब हम देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप को रिसीव करता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रिसीव नहीं करता। किसी को दे सकते हैं हम, क्योंकि हर कोई इंसान अपना ब्लड ग्रुप हर किसी को नहीं दे सकता। चेक किया जाता है आपका ब्लड लेने के बाद सबसे पहले कि आपकी ब्लड के अंदर कौन से एंटीजन्स हैं, कौन सी एंटीबॉडीज हैं, है ना। उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ आपका ब्लड चढ़ सकता है, अब हम आपका इतना ब्लड लेंगे। तो पहले आपके ब्लड की जांच होती है, पूरा उसका टेस्ट होता है, उसके बाद ही किसी को चढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडीज बन गई, सेम एंटीबॉडीज का ब्लड आपको चढ़ाया गया तो वो ब्लड जम जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो ब्लड, दोनों एंटीबॉडी सेम अगर मिल जाती है ना तो ब्लड जम जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से चढ़ाया जाता है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट होनी चाहिए, तभी वो ब्लड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो मैंने बोला एंटीजन ए है, ठीक। अब रिसीव करना और डोनेट करने को हम ऐसे ले सकते हैं कि कौन हमारे घर में आ सकता है, और डोनेट का मतलब है कौन, हम किसके घर में जा सकते हैं। ठीक है, हम किसके घर में जा सकते हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर बी एंटीबॉडी है, यानी कि हमारे गेट पर कोई बी नाम का चौकीदार खड़ा है ना, बी नाम का चौकीदार खड़ा है, या सेम एंटीजन वाले ही ले लेते हैं। सेम एंटीजन वाले को हम लोग रिसीव कर सकते हैं, ए वाला ए वाले से रिसीव कर सकता है। ठीक है, ए वाला ए वाले से रिसीव कर सकता है, ठीक। और किससे रिसीव कर सकता है, आगे चलते रहेंगे तभी लिखते रहेंगे, अभी फिलहाल ए ही लिखते हैं इसके अंदर। बी वाला किससे रिसीव कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी वाले से ले सकता है। ठीक है, क्लियर। अब ओ वाला किससे ले सकता है, देखो ओ वाले के गेट पर ना तो ए है ना ही बी है, ओ वाले के गेट पर ना तो ए है और ना ही बी बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इसको कि कौन सा ब्लड किसको ले सकता है। अगर मैंने बोला कि हमारे घर के बाहर कौन है, कौन किसको एंट्री दे सकता है, कौन किससे, हम किसके घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की बात है। तो ये ध्यान हमें रखना है कि ओ और ए और बी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ना बहुत इजी होता है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप से ले लेता है, क्योंकि बी एंटीबॉडीज है उसके अंदर। ठीक है, एंटीबॉडीज हमेशा अगेंस्ट होनी चाहिए, सेम एंटीबॉडीज। अगर आपने सेम एंटीबॉडीज का लिया, सपोज यहाँ पर मैंने बी वाला ले लिया, अगर मैंने बी वाला ले लिया, ठीक है, तो एंटीजन भी बी होगा। अगर मैंने इस इंसान को, मैंने जिसका एंटीजन ए था, मैंने उसको बी वाला एंटीजन वाला ब्लड चढ़ा दिया, तो बी एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज भी बी हो गई, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया, तो यानी कि दिक्कत हो जाएगी ब्लड के अंदर, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कभी भी बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा ए ही लिखेंगे, और ए के साथ आता है ओ, क्योंकि ओ जो होता है वो ब्लड डोनेट कर सकता है सबको। कैसे, देखो इस टेबल को कंप्लीट कर लेते पहले। अब ए वाला रिसीव तो कर रहा है, ए वाला अपने वाले सेम वाले से कर रहा है और ओ वाले से कर रहा है, लेकिन दे किसको सकता है, तो याद रखना ए वाला सेम को दे सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, देखो अब आते हैं बी वाले पर। बी वाला एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर है तो हम बी वाले से ले सकते हैं, बी वाला एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो हम बी वाले से ले सकते हैं। उसके अलावा ओ का रिसीव कर सकता है, ठीक है, और हम दे किसको सकते हैं, सेम बी को और ए बी दोनों को। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ए और बी, बस ए की जगह बी और बी की जगह ए काम करता है। ओ वाले दोनों से ले सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। बात आती है ओ की, बात आती है ओ की। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं, है ना, एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं। तो ओ वाला किससे रिसीव कर सकता है, तो याद रखना ओ वाला सिर्फ ओ से ही रिसीव करता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही रिसीव करता है, और डोनेट किसको कर सकता है, ए बी वाले को, ए बी वाले को। ठीक, अब ए बी पर आते हैं।
अब ए बी पर आते हैं। ए बी वाला क्या कर सकता है? ए बी वाले के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो ए बी वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है और सेम से भी ले सकता है। ठीक, सेम से भी ले सकता है। क्लियर है? लेकिन डोनेट किसको कर सकता है? ए बी वाला। तो ए बी वाला हमेशा जो डोनेट करता है वो सिर्फ, मतलब सभी को कर रहा है, तो ए बी वाला सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, एक सेकेंड। हम जिससे, देखो ए बी ने हमने रिसीवर लिखा है ना, एक वर्ड होता है यूनिवर्सल रिसीवर और एक वर्ड होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं? तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है यानी कि जो सबका ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी ब्लड दे सकता है और वो रिसीव कर रहा है किसी का भी, तो उसको क्या बोला जाता है? वो होता है आपका यूनिवर्सल रिसीवर ए बी। और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, जो डोनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है। मैंने हेडिंग डोनर और उसकी यहाँ पर आप इवन डोनर कर लो और यहाँ पर आप रोटेट कर लो। यहाँ पर हो गया डोनर और यहाँ पर हो गया रिसीव। रिसीव, डोनर और रिसीव। ठीक है, सही तो लिखा था, ये गलत कैसे हो गया भाई? यहाँ पर रिसीव लिखा था, ये सही था, तो यहाँ पे डोनर लिखा था, ये सही था। रिसीव और डोनर। देखो, एंटीजन ए हमारी बॉडी के अंदर है, एंटीबॉडी बी हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम किसका रिसीव कर सकते हैं? जो सेम एंटीजन है ना, वो सेम वाला रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा ओ का रिसीव कर सकते हैं। दे किसको सकते हैं? सेम को दे सकते हैं और बी को दे सकते हैं, जो ए वाले हैं। देखो, ए बी जो है, जो ए एंटीजन वाला है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ए बी वाला जो है वो ए बी को देगा ही। ए बी जो है वो क्या है? सबका रिसीव कर रहा है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप भी ए बी को दे रहा है, बी ब्लड ग्रुप भी ए बी को दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप भी ए बी को दे रहा है, और ए बी जो है वो तो ए बी को देगा ही देगा। जब सब ही ए बी को डोनेट कर रहे हैं तो ए बी जो है वो सबका रिसीव कर रहा है, इसीलिए ए बी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ओ की, अगर हम बात करें ओ की, तो ए जो है वो ओ से रिसीव कर रहा है ना। ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस का ब्लड ग्रुप बॉडी के अंदर उसके अंदर चढ़ सकता है? जिसका ए सेम होगा, या फिर जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप होगा वो दे सकता है ए को। ओ जो है वो बी को भी दे सकता है, क्योंकि बी जो है वो ओ का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओ सेम तो है ही। उसके अलावा ए बी जो है, ए बी और ए बी इन दोनों, ए जो है वो किससे रिसीव कर सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी और यहाँ पर ओ भी आएगा, मैंने ओ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ओ भी आएगा। जब ये सारे के सारे ओ से रिसीव कर रहे हैं तो यानी कि ओ डोनेट इनको कर सकता है, इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है।
ठीक है, ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। एक बार फिर से इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है जो बॉडी के अंदर एंटीजन्स होते हैं वही सेम ब्लड ग्रुप होते हैं, वही सेम ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर आरबीसी के स्ट्रक्चर के ऊपर ए एंटीजन है तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं है तो यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है, और अगर दोनों एंटीजन है तो यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और जो एंटीजन है वही एंटीबॉडीज उसके अपोजिट है। ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगी। और अगर बी है, ए बी दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो ए एंटीजन है तो सेम एंटीजन का रिसीव करेंगे, और किसका करेंगे, ओ का, और किसका करेंगे, ओ का, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं। बी अगर ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी एंटीजन वाला रिसीव करेंगे, और किसका करेंगे, ओ का करेंगे, क्योंकि ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडीज है, ए भी है और ओ भी है। ठीक है, अब ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो यानी कि इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही रिसीव कर सकता है, ए वाले से नहीं कर सकता, बी वाले से नहीं कर सकता, ओ वाला सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है। उसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो अगर ए एंटीजन का लेगा या बी एंटीजन का लेगा, किसी का भी लेगा, एंटीबॉडीज कोई है नहीं तो कुछ भी असर होगा ही नहीं, मतलब कुछ भी हार्मफुल नहीं होगा। तो ए बी जो है वो ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, सभी से ही रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। अब बात आती है ओ की। ओ डोनेट किस किस को कर रहा है, तो ओ जो है जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाला तो ए को करेगा ही करेगा, सेम है, क्योंकि साथ ही ए बी से करेगा, क्योंकि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, सबका ब्लड ग्रुप ले रहा है। ब्लड ग्रुप ले सकता है तो ऑब्वियसली ए के सामने आएगा, बी के सामने भी आ गया, ओ के सामने भी आ गया, और खुद सेम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, यूनिवर्सल रिसीवर क्या होता है, ए बी होता है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम चलते हैं एक और नई चीज पर, अब हम चलते हैं एक और न्यू चीज पर, वो क्या है, वो क्या है, वो है आर एच फैक्टर। वो क्या है, आर एच फैक्टर। वो क्या है, आर एच फैक्टर। अब आर एच फैक्टर क्या है भाई, देखो आर एच फैक्टर बोल लो, आर एच ब्लड ग्रुप बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, आर एच फैक्टर है क्या। अब देखो आरबीसी ली, अब आरबीसी के ऊपर एंटीजन से या तो ए या फिर बी। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, बी एंटीजन, और जिसके ऊपर दोनों थे ए बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन दिखाई देने लग गया, एक और चीज दिखाई देने लग गई इनके अलावा, है ना। वो क्या है, उन्होंने इसी अलग एंटीजन को बोल दिया आर एच फैक्टर, कि ये क्या है भाई, आर एच फैक्टर। जिसके अंदर ये वाला एंटीजन होगा वो होगा पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये नहीं होगा, आर एच अगर है, अगर ये प्रेजेंट है तो यानी कि ब्लड पॉजिटिव है, और अगर आर एच फैक्टर नहीं है बॉडी के अंदर तो ब्लड हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहीं से ही हमारा ब्लड बना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी और ओ ही नहीं होते, ए में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बी में भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, ओ में भी, और इसमें ए बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। ठीक है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया, तो ये आर एच फैक्टर से आया। आर एच फैक्टर क्या है, आरबीसी ली, उसका स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ए बी एंटीजन के अलावा एक अलग से पार्टिकल और दिखाई देने लग गया, है ना। वो पार्टिकल से ही ये पता चला कि जिसके अंदर ये पार्टिकल है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिसके अंदर पार्टिकल नहीं है यानी कि वो ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। अब कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर लैंड स्टीनर, और लैंड स्टीनर के साथ ही एक साइंटिस्ट और थे विनर करके। लैंड स्टीनर के साथ एक और साइंटिस्ट थे विनर करके थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब आर एच फैक्टर
ह्यूमंस के बारे में है, ह्यूमंस के ब्लड के बारे में, लेकिन ह्यूमंस के ब्लड से पहले एक और चीज इसमें देखी गई, एक मंकी लिया गया जिसके ब्लड की जांच की गई और उस मंकी का नाम ही क्या था, रीसस। उस मंकी का नाम था रीसस मंकी, जिसके ऊपर ये रिसर्च की गई थी, जिसके ऊपर ये रिसर्च की गई थी। और रीसस मंकी से ही ये पता चला था, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर की चीजें और मंकी के अंदर की चीजें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट सेम सी होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च किया होता है तो सबसे पहले मंकी पे किया जाता है। तो मंकी की ब्लड सेल्स लेकर ऐसे ऐसे देखा, ह्यूमंस का देखा सेम ही था, तो एक मंकी के ऊपर रिसर्च किया गया जिसका नाम था रीसस, और रीसस से ही इसका नाम RH फैक्टर बन गया। रीसस मंकी से ही इसका नाम RH फैक्टर बन गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा एनिमल है जिसपे RH फैक्टर की रिसर्च की गई थी, तो वो मंकी था या कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन में मंकी होगा, आपको उसी पे टिक करना है। उस मंकी का नाम ही रीसस रख दिया गया था। ठीक, अब क्या है, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें RH फैक्टर में पता करना है। RH फैक्टर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, देखो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि माँ बाप में से देखना पड़ता है कि ये बच्चा किसका है ना, है तो माँ बाप का ही, लेकिन जब ये चेक किया जाता है ना कि बच्चा इनका है कि नहीं है, तो वो कि बच्चे का बाप कौन है ना। तो याद रखना, अगर फादर, एक होता है मदर, एक होता है फादर, इसी से बच्चे बनते हैं, है ना। फादर के अंदर प्लस है तो जो चाइल्ड होगा ना उसके अंदर भी प्लस ब्लड ग्रुप होगा, चाहे मदर का प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो। फादर के अंदर अगर RH फैक्टर है तो बच्चे के अंदर भी RH फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज और, आप एक अंदाजे से बता सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। ठीक है, एक ये चीज समझते हैं, वो कैसे समझेंगे, देखो वो कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर है मदर और ये है फादर। मदर के अंदर A फैक्टर है और फादर के अंदर B। मदर के अंदर अगर A एंटीजन है और फादर के अंदर B एंटीजन है, तो यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप हो गया A और फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे, OO लगा देंगे। अब क्या ये ब्लड ग्रुप बदल गया, O लगाते ही नहीं बदला अभी भी, क्योंकि AO ब्लड ग्रुप कुछ होता ही नहीं है, या तो A होगा, B होगा, AB होगा या फिर O होगा, है ना। तो यहाँ पर AO है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड ग्रुप बदल गया, ब्लड ग्रुप A ही है, क्योंकि AO तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, देखो अब इस A को इस B से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक, इस A को B से मिलाएंगे क्या होगा, इसी A को इस O से मिलाएंगे तो क्या होगा, इस A को इस B से मिलाएंगे तो क्या होगा, इसी O को इस O से मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक, क्या होगा, A को B से मिलाया तो ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी होगी AB, A को O से मिलाया तो ब्लड ग्रुप बनेगा AO, O को B से मिलाया तो बनेगा BO और O को O से मिलाया तो बनेगा O। अब AO BO तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो क्या ब्लड ग्रुप बना, AB A B और O। ठीक, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो A है और B है, मम्मी का A पापा का B, ये पापा का B, पापा का A मम्मी का B, तो ऐसे बच्चों में 25-25% यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, नहीं कह सकते कि कौन सा एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप आएगा, सारे ही ब्लड ग्रुप होने के चांसेस 25-25% है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं मदर फादर का कोई और ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, मदर फादर का कोई और ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि मदर का ले लिया A, है ना, मदर का ले लिया सेम फिर से A और फादर का भी A है, फादर का भी A है, तो दोनों के आगे 0 लगाया, फिर इनको मिलाएंगे, A का A से, A का O से, O का A से और O का O से। ठीक, तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, देखो A का A से मिलाया तो डबल A आ गया, A को O से मिलाया तो AO आ गया, O को A से मिलाया फिर AO आ गया और OO, तो इसके अंदर क्या क्या ब्लड ग्रुप आया, डबल A का मतलब A, AO का मतलब A, A का मतलब AO का मतलब A और यहाँ पे O।
यानी कि 70% चांसेस हैं उस बच्चे के ए ब्लड ग्रुप होने के और 25% चांसेस है उस बच्चे के ओ ब्लड ग्रुप होने के। ठीक है, 25% है उस बच्चे के ओ ब्लड ग्रुप होने के। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, समझते हैं मदर एंड फादर। मदर एंड फादर। अब मदर के अंदर अगर मैं बोलूं ए बी ब्लड ग्रुप है और फादर में ओ मान लो या फिर ए ओ मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी बी या ओ या कुछ भी। ठीक, ए को ए से मिलाएंगे, फिर इस ए को इस ओ से, इस बी को इस ए से और इस बी को इस वाले ओ से। ठीक, कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे? ए को ए से मिलाएंगे तो डबल ए आया, ए को ओ से मिलाएंगे तो ए ओ आया, इस बी को ए से मिलाएंगे तो ए बी आएगा और इस बी को ओ से मिलाएंगे तो बी ओ आया। ठीक, बी ओ आया। अब क्या चांसेस हैं? एक तो ए ब्लड ग्रुप बना, फिर से ए बना, फिर ए बी बना और फिर बी बना। यानी कि ए ब्लड ग्रुप होने के 50% चांसेस हैं, ए बी होने के 25% चांसेस हैं और बी होने के भी 25% चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं 50% ब्लड कैसा बनेगा? ए वाला बनेगा। ठीक है, ए बी सिर्फ 25% बन सकता है और ए ओ बी, यानी कि ए ओ का मतलब है खाली ए, तो वो भी 25% चांसेस है कि ऐसा ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कुछ ब्लड का, बिल्कुल एक स्पीड रिवीजन हमने लिया था। ठीक है, ब्लड का एक स्पीड रिवीजन लिया था, फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप के अलावा हमने आरएच फैक्टर पढ़ा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी एप्लीकेशन पर जाकर फटाफट से उस बैच को परचेज कीजिए जो आपको आरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कराएगा। थैंक यू सो मच गाइज।